हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो अपना हिस्सा होगा, अपन जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन। जो अपना पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, उसका नेक्स्ट अगला सेकंड वन हिस्सा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे अपन एक न्यू चैप्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, एक नया हिस्सा, नया पार्ट है, नया सेक्शन है। जो अपनी हेडिंग होगी वो होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरीके से नए चैप्टर के रूप में पढ़े तो उससे बेटर रहेगा। ये जो अपना संबंधित हिस्सा है, ये एल्डिहाइड और कीटोन, उसी का कंटिन्यूसली जो पोर्शन हो चुका था, तो उसी में इसको ऐड किया हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सेपरेशन अलग चैप्टर होना चाहिए, अलग यूनिट होनी चाहिए इसको, तो वो अलग ही हिस्से के रूप में पढ़ेंगे आप इसे। अदर एक नई यूनिट मान सकते हैं, नया लेशन मान सकते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, अभी लिखना कुछ नहीं है, इसको समझें। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर COOH क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है। अपन 11th में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्लास में भी अपने था कि जो अपन ने IUPAC नोमेनक्लेचर किया था, तो उसमें जो एक टेबल का फॉर्मेशन किया था विभिन्न फंक्शनल ग्रुप की, तो उसके अंदर आया था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे ऊपर अपने पास जो दिया हुआ था कंपाउंड था वो था COOH, जिसे अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या दिया होना चाहिए, ग्रुप COOH क्रियात्मक समूह। अगर ये किसी कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है इसकी डेफिनेशन लिखें, परिभाषा लिखें। हेडिंग अपना एक आप नए चैप्टर के रूप में डाल सकते हैं इसे। और अगर आप बुक से कंसल्ट कर रहे हैं तो ये अपना वही आपका जो लेशन था एल्डिहाइड और कीटोन वाला, उसी का एक अगला हिस्सा है, टू हिस्सा है, सेकंड पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिखें। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें बॉन्ड COOH, यहां देख लें, नोट कर लें, COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। इनका सामान्य सूत्र, किनका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इनका सामान्य सूत्र जो मैं लिख रहा हूं वो लिखेंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2, ये मैंने नोट कर दिया है, यहां से लिख सकते हैं आप। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। ये इनका कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, सामान्य सूत्र है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट लिखो। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक, यहां देखो एक मिनट, उसके बाद में लिखना है। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें आप किस तरीके से बांट सकते हो, उसकी बात की जाए, उस चीज की चर्चा की जाए। तो अपन पीछे भी अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं, एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा जा चुका है, एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा जा चुका है। जैसे ज्यादातर अमूमन अपन एक्चुअली एल्किल हैलाइड में पढ़ा है और एल्कोहल के अंदर उस चीज को पढ़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी है, जैसे मेरे पास एक यौगिक है H, यहां देखें HCOOH। ठीक है, एक कंपाउंड मेरे पास ये दिया हुआ है। एक कंपाउंड मैंने लिया है CH2COOH, CH2COOH। सेकेंड कंपाउंड ये मैंने कहा में लिया है। एक कंपाउंड है मेरे पास, वो है CH2COOH, CH और CH2COOH। ये कंपाउंड है। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है, सेकंड एग्जांपल ये है और थर्ड एग्जांपल ये है। 3 एग्जांपल है। तो इसमें देखो यहां COOH की संख्या, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी है, 1। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह 1 होता है, उन समस्त कार्बोक्सिलिक यौगिकों को कहा जाता है मोनो, यानी जिनमें संख्या 1 हो। मोनो का अर्थ होता है
एक, जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होती है, एक होती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, आईपीसी नामांकन नहीं ले रहा। अब यहां देखो, इस दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी हो गई, 2। तो ऐसे अगर कंपाउंड है तो उन्हें आप क्या कहोगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में आए तो यहां देखो, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह संख्या कितनी हो गई, 3। तो ऐसे कंपाउंड जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह की जो संख्या है अपने पास किसी भी यौगिक में कितनी प्रेजेंट है, उसकी उपस्थिति के आधार पर आप इसे 3 भागों में बांट सकते हो। मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो का अर्थ होता है 1, डाई का अर्थ है 2, और ट्राई का अर्थ है 3। तो जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह है वो मोनो में है, जिसमें 2 है वो डाई में है, और जिसमें 3 है कार्बोक्सिलिक समूह वो किस में होगा, ट्राई में, वो कहलाएगा आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकरण। तो आप इसे नीचे एग्जाम्पल में जो मैंने पॉइंट लिखा है, पॉइंट वो आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसका, कि कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के आधार पर इन्हें जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नीचे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एवं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में वर्गीकृत, किया जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने नोट कर दिए आपको, इन्हें आप नोट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट वन अगला आता है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट्स कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनको देखेंगे, और उनका नोमेनक्लेचर क्या है, वो जनरल नोमेनक्लेचर भी देखेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। यहां से कंपटीशन के अंदर भी मानो और अपने थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन्हीं को बारी बारी से देखेंगे। तो नेक्स्ट अगला हिस्सा होगा अपना नोमेनक्लेचर, नामकरण। अगली हेडिंग डालोगे नामकरण, नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहां कुछ जनरली, कुछ बेसिकली जो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके बारे में बात करूं, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, अपने सिलेबस से रिलेटेड हैं, केवल उन्हीं को ले रहा हूं। जिसमें फर्स्ट ले सकता हूं मैं, जैसे उदाहरण के लिए जो सबसे फेमस है वो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल जो है, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है, इसके लिए आप कर सकते हो इसका सूत्र होता है HCOOH। आप इस तरीके से पॉइंट के रूप में ले सकते हो, याद रखने में आसानी रहेगी। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। दूसरा, इसका आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो ये तो जो फॉर्मिक अम्ल नाम है वो क्या है, एक सामान्य नाम। फॉर्मिक अम्ल जो है वो क्या है, सामान्य नाम। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, आईयूपीएसी साथ ले रहा हूं मैं, नामकरण में चल रहा है अपने, तो आईयूपीएसी नेम की बात करें इसकी, तो आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन को बोला जाता है मेथेन या मैथ, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है वो होता है ओइक। मैथ है या मेथेन है, मेथेन में आप क्या जोड़ोगे, अब ओइक अम्ल। इसका मैंने नामांकन किया, एक कार्बन, इसको अंकन दिया, एक कार्बन को बोला जाता है मेथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो मेथेन में जब आप ओइक अम्ल जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका नाम हो गया आपका आईयूपीएसी, हो गया मेथेनोइक अम्ल।
तो आपका इसको सामान्य नाम भी आपको आना जरूरी है, सामान्य नाम क्या है और इसका यूपीएससी नाम क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज आपको आनी जरूरी है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया HCOH, यूपीएससी नाम हो गया इसका मेथनोइक अम्ल। अब बात की जाती है इसके उद्गम स्थल की। अब बात करें इसके उद्गम स्थल की। उद्गम का मतलब जहां से इसको प्राप्त किया गया था। अब इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसे जो है वो सर्वप्रथम लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था, जिसे अपन लैटिन भाषा में जो है वो चींटियों को फार्माइका कहते हैं। लैटिन भाषा के अंदर जो है वो चींटियों को फार्माइका कहते हैं। तो उस आधार पर इसे सबसे पहले फॉर्मिक एसिड कहा गया था। तो ये लाल चींटियां होती हैं, उन लाल चींटियों का जब आसवन किया गया तो उन लाल चींटियों के आसवन के फलस्वरूप फॉर्मिक एसिड का निर्माण हुआ। तो उद्गम स्थल में लिखोगे इन्हें सर्वप्रथम, इन्हें या इसे सर्वप्रथम लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया। लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पहला हो गया फॉर्मिक अम्ल। इसी क्रम में सेकंड, और फॉर्मिक अम्ल से ही ज्यादातर ये पूछा जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मिक अम्ल क्या है। हो सकता है कि आपको जो है वो आईपीसी नाम भी दे दिया जाए कि मेथनोइक अम्ल क्या है। ये भी ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मिक एसिड किसके आधार पर पड़ा, नाम किसके आधार पर इसका पड़ा रखा गया, वो आपकी चीज को भी वो भी ध्यान रखनी, नोटिस करनी है। सेकंड, दूसरा जो इसमें आता है जनरली अपने सबसे ज्यादा काम में आता है फॉर्मिक अम्ल के बाद में, वो आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल जो है वो क्या है, सामान्य नाम है। यह एक सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। अब इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है सूत्र की, इसका फॉर्मूला क्या है। तो एसिटिक जो अम्ल है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। सेकंड, इसके आईयूपीएसी नाम की बात की जाए कि इसका आईयूपीएसी जो नेम है वो क्या है, आईयूपीएसी नामांकन किया जाए तो एसिटिक अम्ल में देखो बेटा यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में है, दूसरा मेथिल समूह दिया हुआ है, तो 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन के लिए आप क्या प्रयुक्त करते हो, एथेन या एथ। ठीक है, 1 और 2, 2 कार्बन हो गए, उसके लिए एथेन या एथ। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका ऊपर आपने नामांकन अंकन किया है 1, इसको नंबर दिया है 1। तो जब आप इसको नंबर दोगे, इसकी नंबरिंग करोगे तो इसका अनुलग्न क्या काम में आएगा, ओइक। तो आप एथेन में जब ओइक जोड़ोगे तो नाम क्या होगा, एथेनोइक। तो इसका नाम हो गया आईयूपीएसी नाम एथेनोइक। एथेनोइक, ठीक है, ये इसका नामांकन एथेनोइक हो गया। अब यहां बात आती है कि सबसे पहले जैसे इसका उद्गम सोर्स यानी इसको कहां से प्राप्त किया गया, तो इसका उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल या प्राप्ति स्थान, प्राप्ति जो इसका सोर्स है, इसे कहां से प्राप्त किया गया, तो इसे जो सबसे पहले है सिरके से प्राप्त किया गया। तो इसे सर्वप्रथम सिरके से, ध्यान रखना इसका, सिरके से प्राप्त किया गया। सिरके से प्राप्त किया गया, ये सेकंड हो गया अपना एसिटिक अम्ल। ठीक है, और सिरके को जो है वो लैटिन भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, एसिटम, और उसी नाम के आधार पर से कहा जाता है एसिटिक अम्ल। ये अपना सेकंड। नंबर थर्ड, तीसरे की बात करें तो ये जनरली 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मेथनोइक और एथेनोइक। अभिक्रियाओं में भी इनकी चर्चा हो जाती है और जनरली इनके बारे में अभिक्रियाओं में भी इन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा है मेरे पास है वो है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। अब ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो क्या है, एक सामान्य नाम। यह है सामान्य नाम। जो भी मैं लिखे जा रहा हूं सबसे पहले, जो भी मेरी हेडिंग यहां चल रही है, नामांकन जो मैं ले रहा हूं वो सारे जनरली क्या ले रहा हूं, पहले मैं सामान्य नाम ले रहा हूं। सामान्य नाम याद रखना, मैं बारी बारी से कह रहा हूं, सामान्य नाम याद रखना बहुत जरूरी है जिनके मैं लिख रहा हूं। ये इनसे क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ब्यूटेरिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो देखो इसके नाम में इसका आंसर है। जैसे आपको फॉर्मिक में एसिटिक में तो ज्ञात नहीं हो रहा था कि कितने कार्बन है, लेकिन इसमें
इस नाम में ही कार्बन की संख्या प्रदर्शित हो रही है कि इसमें कितने कार्बन उपस्थित हैं। तो देखो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4। अब ये ब्यूटेरिक है, ब्यूटेरिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपन बात कर रहे हैं तो सामान्यतः इसके अंदर एक कार्बन तो किसके अंदर प्रेजेंट है? COOH, सी में है। बाकी अपने को 3 अन्य कार्बन लेने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया जा सकता है? इसका सूत्र हो सकता है CH3 CH2 CH2 COOH। ये जो है वो ब्यूटेरिक अम्ल का सामान्य फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। अब बात आती है कि इसके IUPAC नामांकन की, कि इसका IUPAC जो नेम है वो क्या होगा। तो अब आप नामांकन कर सकते हो। देखो यहाँ क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। दूसरा होता है कि क्रियात्मक समूह न्यूनतम अंक मिले, आपको उधर से अंकन करना है। तो नंबर 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, ये 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। और कितने कार्बन है टोटल? 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या काम में आता है? ब्यूट या ब्यूटेन। और उसके बाद में देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे जब इसकी पोजीशन दी हुई है तो आप इसमें इसकी स्थिति दर्शाओगे। अब बात आती है कि स्थिति क्यों दर्शाई जाए। तो पहली चीज ये कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है उस कार्बोक्सिलिक समूह की पोजीशन चेंज की जा सकती है। तो जब इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी स्थिति दर्शाना जरूरी है। अगर जब पोजीशन चेंज नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती, तो आप स्थिति ना दर्शाओ तो भी काम चलता है। ठीक है। तो यहां जो है वो 1 नंबर पे ओइक अम्ल है। तो IUPAC नामांकन की बात करोगी तो हो जाएगा ब्यूट 1 या ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, या इस तरीके से भी आप कर सकते हो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है। ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल या 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नामांकन। तो आपको पोजीशन बतानी है कि COOH समूह जो है वो कहां पे प्रेजेंट है। वही नेक्स्ट अगला हिस्सा कि इसका उद्गम स्थान क्या है, यानी सबसे पहले से कहां से प्राप्त किया गया। तो यहां इसका लिखो उद्गम स्रोत या स्थान। तो इसके आगे लिखोगे इसे सर्वप्रथम विकृतीकृत मक्खन से प्राप्त किया गया था। मक्खन से प्राप्त किया गया था। और वही लैटिन भाषा में जो है मक्खन को क्या कहा जाता है? ब्यूटीरम कहा जाता है। तो अपने को मैंने ये ध्यान रखना है कि इसे सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था? विकृतीकृत मक्खन से इसको प्राप्त किया गया था। और मक्खन को जो है वो लैटिन भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? ब्यूटीरम। ठीक है। ये अपना 3rd ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट 4th नंबर 4 की बात करें तो ये सारे जनरल नेम चल रहे हैं। IUPAC आपको इनके ध्यान रखने, फॉर्मूला और जो इनका IUPAC नेम है वो क्या है। तो नंबर 4 4th उसकी बात करें तो वो है अपने पास प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो सामान्य नाम है। अब बात करें इसके IUPAC इसके फॉर्मूले की। तो देखो फॉर्मूले में बात करें तो प्रोपियो है, इसका मतलब 3 कार्बन, कुल मिला के प्रोपेन से याद कर सकते हो। प्रोपेन 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 COOH 1 2 और 3 कार्बन। तो ये प्रोपियोनिक अम्ल का फॉर्मूला। सेकंड बात आती है इसके IUPAC नेम की। IUPAC नामांकन की बात की जाए तो IUPAC नामांकन की बात करोगे तो इसमें देखो 3 कार्बन है। COOH की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। COOH इधर ले हो या इधर ले हो, फिक्स रहेगा, स्थायी रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर इसको कहा जाता है प्रोपेनोइक। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और अनुलग्न जोड़ोगे ओइक अम्ल तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल ये इसका IUPAC नामांकन। और यहां जो है वो इसको अगर बात करें इसके प्राप्ति के लिए तो ये जो है वो जो प्रोपियोनिक अम्ल है
वो होता है प्रोटॉन पियोन शब्द से बना हुआ होता है। प्रोटॉन पियोन शब्द जो है उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मिलके बना हुआ होता है, जिसमें प्रोटॉन का अर्थ होता है पहला और पियोन का अर्थ होता है वसा, ग्रीक भाषा में। यानी सबसे पहले जो है इसे वसा से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोपियोनिक अम्ल, यानी वसा से प्राप्त किया गया है प्रोपियोनिक अम्ल को। नेक्स्ट अगला आता है इसमें नंबर 5, उद्गम सोर्स याद रखो तो ठीक है, नहीं तो वो चलेगा, इसके लिए कोई खास नहीं है प्रोपियोनिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट अगला आता है, इसके अंदर आता है वो आता है वेल्ड्रिक, वेल्ड्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है वेल्ड्रिक अम्ल, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या शो नहीं होती है, जैसे फार्मिक में था, एसिटिक में था, और वेल्ड्रिक इसके अंदर कार्बन की संख्या शो नहीं हो रही है। तो वेल्ड्रिक एसिड, इस वेल्ड्रिक एसिड के फॉर्मूले की बात की जाए तो वेल्ड्रिक अम्ल क्या है, सामान्य नाम। इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4, या इसे आप यूं ले सकते हो फॉर्मूले के लिए, ये हो गया CH3 CH2 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 COOH, इसे जो है वो वेल्ड्रिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, वेल्ड्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 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 COOH, इसे वेल्ड्रिक अम्ल कहते हैं। इसके IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम की बात करोगे तो IUPAC नेम में देखो यहाँ कुल कार्बन कितने अपने पास हो रहे हैं, यहाँ देखो नंबर 1 क्रियात्मक समूह न्यूनतम अंक मिले 2 3 4 और 5, तो कुल कार्बन परमाणु संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पे 5 हो रही है। तो जब कुल कार्बन परमाणु संख्या 5 हो रही है तो 5 को क्या बोलोगे, पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। और क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 ओइक अम्ल, ये इसे आप क्या कह सकते हो, 1 पेंटेनोइक, 1 पेंटेनोइक अम्ल, ये इसका नामांकन। ठीक है, वेल्ड्रिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट इसके प्राप्ति स्थान की बात की जाएगी, इसे सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था, तो इसके नीचे लिखो उद्गम स्थान या प्राप्ति स्थान, और उसके आगे लिखो इसे सबसे पहले वेलरियन, यहां लिखते हो उसको सामने देख लो, इसमें इसे सबसे पहले वेलरियन, स्क्रीन से देख सकते हो, इसे सबसे पहले वेलरियन पौधे की जड़ से प्राप्त किया गया था, पौधे की जड़ से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये जो अपने पास हिस्सा हो गया वो क्या हो गया अपना, किसका, सामान्य, जो जितने भी जनरल अपने पास कंपाउंड थे उनके नामांकन का, IUPAC का। अब कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जिनमें आपको क्या करना है कि उनका मैं आपको सामान्य नाम दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, कुछ के मैं बता रहा हूं आपको, वो याद रखने हैं, और IUPAC नामांकन आप खुद करोगे। IUPAC नामांकन, ठीक है, कि IUPAC नामांकन क्या है, उसके बाद में उनके मैं आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर मैच करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा है, सामान्य नाम ही है। जैसे नेक्स्ट ये होगी अपने, अब अगला ले रहा हूं, जैसे मैं आइसो ब्यूटेरिक, ये सब सामान्य नाम लिख रहा हूं बेटा मैं, ध्यान रखना। ही आइसो ब्यूटेरिक अम्ल, आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या है, और उसका IUPAC नेम लिखना है। जो भी आपका नंबर चला, नंबर डालते जाना, फॉर्मूला क्या है और उसका IUPAC नाम क्या है, आइसोब्यूटेरिक अम्ल। तो आइसोब्यूटेरिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला, आइसोब्यूटेरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, वो होता है CH3 और COOH, इसे कहा जाता है आइसोब्यूटेरिक अम्ल। देखो ब्यूट दिया हुआ है इसके अंदर, ब्यूट 4 कार्बन है, आइसो लगा हुआ है, तो ये अपन 11 में पढ़ चुके हैं आइसो कब यूज में आता है। तो देखो 1 2 3 और 4 कार्बन अपने पास, तो ये हो गया अपने आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अब आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सामान्य नाम की बात करूं तो अगला सामान्य नाम लेने से पहले आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। इसके अंदर एक चीज है, वो याद रखने का एक मेथड है, वो जरूरी है। तो सबसे पहले इसका IUPAC नामांकन यही लेते हैं, फिर उनके बाद में उस चीज को देखते हैं, कॉमनली आएगी वही हिस्सा, कॉमन हिस्सा एक तरीके से याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है। तो आइसोब्यूटेरिक अम्ल का IUPAC नामांकन करोगे तो देखो यहाँ क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई,
यह आपकी क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला। सेकंड आता है क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, तो यहां से कर सकते हो आप 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन हो गए। ये क्या हो गया आपका प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की पोजीशन दोगे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये हो गया आपका 2 मैथिल। उसके बाद में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप या प्रोपेन 1, 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह है ओइक 1 ओइक अम्ल। या आप इसे कर सकते हो 2 मैथिल 1 प्रोपेनोइक अम्ल, या अगर आप इसे इस रूप में लेते हैं 2 मैथिल, तो अभी गलत नहीं होगा, 2 मैथिल 1 प्रोपेनोइक 1 प्रोपेनोइक अम्ल, इस रूप में भी इसका नामांकन दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेरिक अम्ल। तो ये दिया जा सकता है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है फॉर्मूला देकर आपसे आईयूपीएससी पूछ ली जाए, तो आईयूपीएससी ज्यादा पूछी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट, अगला जो मैं इससे की बात कर रहा हूं वो भी सामान्य नाम ही है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो एक तरीके से उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चलता है। तो ये जितने भी अब आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको ये याद रखने हैं, जिसमें पहले देख लेना, उसके बाद में आप उतार सकते हो। सबसे पहले बात आती है, जनरली अपने पूछता है, वो पूछता है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड की बात की जाए, ऑक्जेलिक अम्ल है। दूसरा इसमें आएगा, वो आएगा मेलोनिक अम्ल। ये सारे जनरल नेम है, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। तीसरा जो है वो है आपके सक्सिनिक अम्ल। चौथा है वो है आपके ग्लूटेरिक अम्ल। और एक आखिरी आता है, वो आता है एडिपिक अम्ल। ये 5 हैं। इन 5 के बारे में जनरली पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये नाम ही ऐसे जो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनको याद रखना एक बड़े बढ़िया तरीका है। देखो, ऑक्जेलिक का ओ, मेलोनिक का एम, सक्सिनिक का एस, ग्लूटेरिक का जी और एडिपिक का ए, एडिपिक का ई। आप इस रूप में इसे याद कर सकते हो। तो इसे आप शॉर्ट में क्या कहोगे, OMSGE, OMSGE, यानी ये हो गया आपका OMSGE। ठीक है, ओमेस-जी, इस रूप में याद कर सकते हो, ओमेस-जी। अब अपनी साइकोलॉजी आप उसे किस तरीके से कैसे याद रखोगे, आपको मालूम होना चाहिए किसका अर्थ क्या है, ओमेस-जी का अर्थ क्या है, ओमेस-जी क्या है, ऑक्जेलिक, एम का क्या है, मेलोनिक, एस का क्या है, सक्सिनिक, उसके बाद में जी का क्या है, ग्लूटेरिक, और ई का क्या है, एडिपिक। तो ये अपने पास हो गए। अब इनके फॉर्मूले की बात आती है, तो ये तो अपने पास एक शॉर्ट मेथड ट्रिक हो गई, ओमेस-जी। अब ओमेस-जी के फॉर्मूले क्या क्या है, तो ओमेस-जी में सबसे पहले ओ की बात की जाए, तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH बॉन्ड COOH। ठीक है, COOH बॉन्ड COOH, ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, आईयूपीएसी नामांकन मैं बाद में नीचे लिख दूंगा, आप पहले इनके फॉर्मूले लिख लिए जाए। मेलोनिक अम्ल की बात है, तो मेलोनिक अम्ल में क्या होगा, देखो यहां 2 COOH है, आपको मेलोनिक अम्ल में क्या करना है, बीच के अंदर, इन दोनों के बीच के अंदर यहां क्या रखना है, CH2 समूह रखना है एक, तो COOH CH2 COOH। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मेलोनिक अम्ल का। ठीक है, अब यहाँ CH2 की संख्या 1 हो गई, यहाँ 0 थी, यहाँ पे 1 CH2 है। अब उठा के CH2 की संख्या बढ़ा दो, CH2 की संख्या बढ़ा के आप 2 कर दो, तो किसका मिल जाएगा आपको, सक्सिनिक का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COOH CH2 CH2 COOH। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, सक्सिनिक का। देखो अंतर, देखो अंतर क्या आ रहा है, यहाँ CH2 नहीं है, यहाँ CH2 की संख्या 1 है, यहाँ पे CH2 की संख्या 2 हो गई। अब आगे आओगे ग्लूटेरिक में, तो जैसे ही ग्लूटेरिक में पहुंचोगे तो CH2 की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वो हो जाएगा ग्लूटेरिक। तो COOH CH2 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 COOH। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ग्लूटेरिक एसिड का। नेक्स्ट अगली बात की जाती है एडिपिक की, तो इसमें 3 CH2 समूह है, तो एडिपिक में बढ़कर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा COOH
CH2 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 COOH। तो ये फॉर्मूला किसका तैयार हो जाएगा? एडीपी अम्ल का। तो इस तरीके से ओमेश जी के फॉर्मूले तैयार। ये अपने पास फॉर्मूले तैयार है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडीपी का अम्ल, जिससे मैं क्या कहता हूं? ओमेश जी। आप ऐसे याद रहो, ओमेश जी। अब आपको इनके अर्थ याद होने चाहिए, ओमेश जी के अर्थ याद होने चाहिए कि ओमेश जी कौन है और ओमेश जी का फॉर्मूला क्या है, ओमेश जी का सूत्र क्या दिया जा सकता है। ठीक है, तो जनरल की क्या चीज पकड़ी है मैंने? वो पकड़ी है CH2 को। मूल अंतर कहां है? CH2 में। पहले वाले में CH2 की संख्या 0 है, नहीं है, अनुपस्थित है। उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में कितनी हो गई? 4। तो वहां से अपने का ओमेश जी क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ये हैं ओमेश जी। क्लियर है? तो ये अपने पास संबंधित फॉर्मूले। तो ये जनरल नेम है, ये इनका फॉर्मूला है। अब आईयूपीएसी नामांकन की बात आती है, तो आईयूपीएसी नाम जो है वो आप करें, इनका आईयूपीएसी नाम जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इनका जो आईयूपीएसी नेम है उसको नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मैं कंसल्ट करूंगा कि इनका आईयूपीएसी नाम जो है वो क्या है, और आप वहां मैच करेंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो मुझे लगता है गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बता दिया गया है इसके अंदर कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद में आपको पोजीशन देखनी है। अगर पोजीशन चेंज हो सकती है तो पोजीशन दो, और चेंज नहीं होती है तो सीधा ओ एक जोड़ के नाम के अंदर और उसे कंप्लीट करो। क्लियर है? कार्बन का ध्यान रखना है, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। ये नियम आपको आईयूपीएसी के नियम याद होने चाहिए, और उस आधार पर आप वो प्रक्रिया संपन्न करते जाइए। ठीक है, तो इसके नामांकन और उसके बाद नेक्स्ट अगली जो पोजीशन अपन देखेंगे इसके अंदर आईयूपीएसी नाम मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगले हिस्से में अपन शुरू करेंगे, वो करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में, और उसके बाद में हो जाएगी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो शॉर्ट लेसन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप रेगुलर पढ़ते जाइए।